नमस्कार साथियों, मैं हूँ शुभांगी सक्सेना। बहुत सारा स्वागत है आप सभी का आज के इस मज़ेदार से सेशन में, बढ़िया से सेशन में, जहां हम बात कर रहे हैं आपकी साइंस की बुक के चैप्टर नंबर 7 के बारे में। और आज इस चैप्टर नंबर 7 को बढ़िया तरीके से समझ लेते हैं और आज ही की क्लास में इसको फटाफट से ख़त्म कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, अपने अस्त्र और शस्त्र के साथ तैयार हो जाना है और अपने फ्रेंड जोन में इस लेक्चर को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना है, ताकि क्योंकि बोर्ड एग्जाम्स बहुत पास में है ना। और अगर किसी ने पढ़ाई नहीं करी है और वो चैप्टर नंबर 7 को पढ़ना चाहते हैं तो इस पूरे लेक्चर के माध्यम से आप चैप्टर नंबर 7 को अच्छे तरीके से कवर कर सकते हो, सारी चीजें इसके अंदर पढ़ सकते हो। तो बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारी इस बढ़िया सी क्लास को। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इस चैप्टर से आपको कैसे कैसे क्वेश्चंस देखने को मिल सकते हैं। एमसीक्यूज आपको देखने को मिल सकता है, फिल इन द ब्लैंक मिल सकता है, लॉन्ग क्वेश्चन 3 मार्क का जो आता है वो आपको देखने को यहां से मिल सकता है, वेरी शॉर्ट जो है क्वेश्चन आपको वो यहां से देखने को मिल सकता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है बढ़िया सा, और ये जो क्वेश्चन है ये आपसे 2025 के अंदर पूछा गया था। आपसे पूछ रहे हैं कौन से जीव में पुनरुद्भवन यानी कि पुनर्जनन द्वारा नए जीव की उत्पत्ति हो सकती है। ऐसा कौन सा जीव है जो पुनरुद्भवन जो है वो करता है। आपको बता दूं, जैसे छिपकली की पूंछ के अंदर पुनरुद्भवन करने की क्षमता होती है, उसी तरीके की क्षमता और किसके अंदर होती है, प्लेनेरिया में होती है, लेस्मानिया में होती है, प्लाज्मोडियम में होती है और केचुए में होती है। तो प्लेनेरिया जो होता है उसके अंदर इस तरीके की क्षमता होती है, लेस्मानिया में नहीं होती है, इसमें द्विखंडन होता है। आपका प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, विच इज योर क्वेश्चन नंबर 2। जब पुष्प में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित हो तो पुष्प जो है वो क्या कहलाते हैं। 2024 का ये क्वेश्चन है। अब देखो, पुष्प में पुंकेसर है। पुंकेसर क्या होता है, आपके नर जननांग जो होते हैं, नर जनन अंग, ठीक है। अब ये नर जनन अंग किसके अंदर होंगे, ये नर जनन अंग होंगे आपके पुष्पों की हम यहाँ बात कर रहे हैं। स्त्री केसर क्या कहलाता है, मादा जननांग कहलाते हैं, यानी कि मादा जनन अंग जो है उन्हें हम स्त्री केसर कहते हैं। समझ गए बात यहाँ पर। अब ये जो आपका नर जनन अंग है और मादा जनन अंग है, यानी दोनों जो जनन अंग है, अगर ये किसी के अंदर उपस्थित होते हैं, किसी पुष्प में ये उपस्थित होते हैं, तो आप उसे क्या कहते हैं, एक लिंगी, उभयलिंगी, स्वपरागण और परपरागण। तो देखो, स्वपरागण और परपरागण ये दोनों बहुत अलग कॉन्सेप्ट है, दोनों बहुत अलग बात है। और एक लिंगी का मतलब होता है एक लिंग जिसके अंदर एक ही लिंग उपस्थित हो, उभयलिंगी जिसके अंदर दोनों उपस्थित हो। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बन जाएगा आपका बी ऑप्शन। क्लियर है बात यहाँ। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। माँ के शरीर में गर्भ को विकसित होने में लगभग कितने दिन का समय लगता है। आप सब जानते हो कि 9 माह का एक समय होता है। छोटू बेबी जो होता है, जब महिला जो होती है वो प्रेग्नेंट होती है, तो प्रेगनेंसी का जो पूरा अवधि है, प्रेगनेंसी का जो पूरा टाइम है वो 9 माह का है। और अगर हम 30 दिन के हिसाब से भी लगाएं गणित को तो कितने हो जाते हैं भाई, 270 दिन हो जाते हैं। कितने होते हैं बेटा, 270 दिन होते हैं। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 पर बात करते हैं। महिलाओं में कॉपर टी को स्थापित कहाँ किया जाता है। देखो, कॉपर टी जो होता है ना वो एक आईयूडी है। कॉपर टी क्या है, कॉपर टी है ये आईयूडी। आईयूडी क्या होता है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो होती है उसे हम कॉपर टी कहते हैं, यानी गर्भ निरोधक है ये कैसी डिवाइस है, ये इस विशिष्ट प्रकार का उपकरण है जिसे क्या करते हैं, महिला के अंदर जो है इसे डाला जाता है। और जब आप महिला के अंदर डाल देते हो तो उसके बाद गर्भ धारण करने की जो क्षमता है वो यहाँ पर क्या हो जाती है, रुक जाती है। क्या हो जाती है, रुक जाती है। तो वो यही आपसे पूछ रहे हैं कि कहाँ डाला जाता है। महिला के अंदर हमने डाला, ये बात समझ ली हमने, लेकिन महिला के अंदर कहाँ डाला जाता है, अंडाशय में डालेंगे, गर्भाशय में डालेंगे, योनि में डालेंगे, अंडवाहिनी में डालेंगे। तो प्यारे बच्चों, हम इसे गर्भाशय के अंदर डालते हैं। ये टी आकार का होता है, कुछ इस तरीके का ये होता है,
है, कॉपर वायर्स इसके अंदर लगे हुए होते हैं और इसे क्या करते हैं, इसे महिला के गर्भाशय के अंदर डाल दिया जाता है। आईयूडी के नाम से प्रचलित है, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस आप इसे कहते हैं। और ये अनवांटेड जो बेबीज होते हैं उनसे आपकी सुरक्षा करता है, यानी अनचाहे गर्भ से आपकी सुरक्षा ये करता है। सिंपल बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बीजाणु समासंग किसमें उपस्थित होता है? प्लेनेरिया, प्लाज्मोडियम, राइजोपस और अमीबा। तो आंसर बन जाएगा आपका राइजोपस के अंदर होता है। किसमें होता है? राइजोपस में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव में शुक्राणुओं का निर्माण जो है वो कहां होता है? अब मानव में भी कहां, नर के अंदर ही तो शुक्राणु बनेंगे, मादा के अंदर तो शुक्राणु बन नहीं सकते। वहां क्या बनते हैं? वहां अंडाणु बनते हैं। तो वृषण में होता है, अंडाशय में, आमाशय में और गर्भाशय में। आमाशय हम जानते हैं यहां तो नहीं हो सकता किसी भी स्थिति में, समझ रहे हो बात यहां पर? आमाशय किससे जुड़ा हुआ है? आमाशय आपका जुड़ा हुआ है पाचन तंत्र से, पाचन क्रिया से, पोषण से ये संबंधित है। गर्भाशय और अंडाशय की अगर आप बात करोगे, ऑप्शन बी और डी की अगर आप बात कर रहे हो, तो ये किसमें उपस्थित होते हैं? ये मादा के अंदर उपस्थित होते हैं। कहाँ उपस्थित होते हैं? आपके मादा में उपस्थित होते हैं। लेकिन वृषण जो है वो नर में उपस्थित होता है और शुक्राणुओं का निर्माण वृषण के अंदर ही होता है। क्लियर है बात यहां पर? चलिए आगे बात करते हैं। 7 नंबर का क्वेश्चन है, आकृति आपको दी हुई है, प्लाज्मोडियम की आकृति है, में विभाजन की प्रक्रिया को दर्शाती है। क्या समझ में आ रहा है कि देखो यहां पर ये सेल है और ऊपर इसकी जो बाहर ये जो दिख रही है, ये जो मैंने बनाई है बढ़िया सी, ये तो सेल है। अब ये जो ब्राउनिश लेयर दिख रही है ये पुट्टिका है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि पुट्टिका के भीतर कोशिका का विभाजन कुछ इस तरीके से प्रदर्शित है और फिर आपको डॉटर सेल यहां पर मिल रही है। प्लाज्मोडियम में विभाजन के बारे में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि किस तरीके से प्लाज्मोडियम के अंदर विभाजन जो है वो होता है? मतलब प्लाज्मोडियम में जब विभाजन होगा तो डॉटर सेल्स बनेंगे, तो किस तरीके से बनेंगे? तो आप देखो यहीं पर ही इसका आंसर दिया गया है। सेल के अंदर आपका न्यूक्लियस जो है वो बार बार डिवाइड हो रहा है और जब बार बार डिवाइड हो रहा है तो हम जानते हैं कि प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? मल्टीपल डिवीजन यहां पर होता है और उसकी वजह से आपको क्या मिलती है? डॉटर सेल मिलती है। यहां पर क्या मिलती है? डॉटर सेल मिलती है। ऑप्शन देखो, ऑप्शन ए, पुट्टिका कई संतति कोशिकाओं को बनाने के लिए बार बार विभाजित होती है। तो आपको डायग्राम में दिख रहा है कि पुट्टिका नहीं विभाजित हो रही है, पुट्टिका के भीतर की बात कर रहे हैं, पुट्टिका पर विभाजन नहीं हो रहा है। ऑप्शन ए आपका कैसा हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। बी की बात करते हैं, कोशिका कई बार विभाजित होती है, ठीक बात है, जिससे कई संतति कोशिकाओं को जन्म मिलता है। कौन सी कोशिका विभाजित हो रही है भाई? ये तो मेंशन ही नहीं किया है, ये भी ऑप्शन रॉन्ग है। नई संतति कोशिका को बनाने के लिए केंद्रक कोशिका के अंदर बार बार विभाजित होता है, ये बात बिल्कुल सही है। न्यूक्लियस बार बार डिवाइड होगा तभी तो हम ये कहते हैं कि इसके अंदर क्या हो रहा है कि बहुत सारी बार विखंडन यहां पर हो रहा है, तभी तो आप ये कह रहे हो कि ये बहुखंडन विधि है। कैसी है? बहुखंडन विधि है। तो सी इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन भी एक बार चेक कर लो। आपकी पुट्टिका आकार में बड़ी हो जाती है और फिर कई नई संतति कोशिका का उत्पादन करने के लिए फट जाती है, तो पुट्टिका पर कुछ नहीं हो रहा है। तो आपका जो ऑप्शन सी है वही यहां पर करेक्ट आंसर बनेगा। क्लियर है लॉजिक? चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। क्या कहना चाहते हैं? निम्नलिखित में से कौन सा स्थायी रूप से महिलाओं में रजोधर्म चक्र के अंत का प्रतीक है? रजोधर्म मतलब आपका मेंस्ट्रुएशन की बात कर रहे हैं, आपकी पीरियड जो साइकिल है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है। अब देखो कि ये बोल रहे हैं कि अब ये जो पीरियड साइकिल थी, यानी कि जो पीरियड्स है ना वो खत्म यहाँ पर हो गए हैं। तो ऐसी कौन सी स्थिति है जिसमें पीरियड्स को खत्म होना कहा जाता है? अगर पीरियड्स खत्म हो गए तो उस टर्म को आप क्या कहते हो? रजोदर्शन कहते हो, रजोनिवृत्ति कहते हो, डिंबोत्सर्जन कहते हो और गर्भावस्था कहते हो। तो आप जानते हो कि गर्भावस्था तो नहीं कहा जा सकता किसी भी स्थिति में, समझ रहे हो बात? डिंबोत्सर्जन का मतलब होता है ये ओव्यूलेशन का टाइम है। तो कैसे होता है मैम ओव्यूलेशन का टाइम? देखो पीरियड्स आते हैं, मान लो कि किसी का जो पीरियड है वो 1 जैन को आया है, सिंपल बात है। अब क्या होगा कि 1 जैन से हम काउंट करते हैं तो जो 14 डे होता है ना वो ओव्यूलेशन का डे होता है।
है, हम ये कहते हैं कि 4-5 दिन ये वेरी कर जाता है, तो ये ओव्यूलेशन का डे है, जिसमें क्या होगा कि ये जो एग है ना, जो ओव्यूम बना है, जो महिला के शरीर में ओवेरी में जो ओव्यूम बना है, वो वहां से निकलता है। समझ गए? इस समय अगर स्पर्म ओव्यूम से मिल जाता है तो फर्टिलाइजेशन हो जाती है। इस समय अगर आपका ये जो एग है, ये जो अंडाणु है, इससे शुक्राणु आकर के मिल जाता है, स्पर्म मिल जाता है यहाँ पर आकर के, तो निषेचन यहाँ हो जाता है और फिर क्या होता है, फिर धीरे धीरे जायगोट बनता है, फिर आगे की प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है। लेकिन यदि क्या होगा कि अगर स्पर्म नहीं आया है तो फिर क्या होगा कि एक टिश्यू की लेयर होती है, वो टूटना प्रारंभ करती है और ये जो एग होता है ये उस लेयर में डिसॉल्व हो जाता है और फिर वापस से क्या हो जाता है, पीरियड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। समझ गए बात यहाँ पर? अब देखो, यहाँ पर पूछा था कि रजोधर्म जो है उसका अंत का प्रतीक कौन सा होता है, तो डिंबोत्सर्जन मैंने आपको समझा दिया, ये भी नहीं हो सकता है, इसको ओव्यूलेशन बोलते हैं। रजो निवृत्ति, यहाँ पर अंत लिखा है या निवृत्ति लिखी है, आपने बोलते सेवा निवृत्त कर दिया है आपको, अब ये काम आपको नहीं करना है, रजो निवृत्त कर दिया है आपको, अब पीरियड्स नहीं आएंगे। अब क्या होगा, पीरियड्स नहीं आएंगे, इंग्लिश में मेनोपॉज इसको कहा जाता है और ये 40-45 की एज पर ये होता है, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर जो बनेगा वो बी इज द करेक्ट आंसर। तो रजोदर्शन क्या होता है? रजोदर्शन होता है जब पहली बार पीरियड आता है, फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, वेरी 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 फर्स्ट डे ऑफ पीरियड, जब पहली बार आया है आप उसे रजोदर्शन कहेंगे। क्लियर है बात यहाँ पर? कोई दिक्कत है? चलें आगे, चलिए आगे चलते हैं। 9 नंबर के क्वेश्चन से बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग लैंगिक संचरित रोग नहीं होता। लैंगिक संचरित मतलब होता है एसटीडी की, यहां पर बात की जा रही है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज की बात कर रहे हैं कि कौन सा इनमें से नहीं है। सिफिलिस, टाइफाइड और एचआईवी यानी कि एड्स और गोनोरिया। तो आप जानते हो कि एड्स तो एसटीडी है ही सही, एड्स तो भाई साहब एसटीडी है ही सही, सिंपल बात है। गोनोरिया और सिफिलिस ये दोनों भी कैसे हैं? एसटीडी हैं। जो नहीं है वो आपका टाइफाइड है, जो नहीं है वो कौन है बेटा जी? वो टाइफाइड है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? टाइफाइड आपके जीवाणु के द्वारा होता है, जीवाणु का नाम है साल्मोनेला टाइफी। याद रह जाएगी बात यहाँ पर। अब देखो, सिफिलिस हो गया आपका, टाइफाइड हो गया और गोनोरिया हो गया, ये तीनों भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, बैक्टीरिया के द्वारा होते हैं। पर एचआईवी की अगर बात की जाए तो ये वायरस के थ्रू होता है, विषाणु के द्वारा होता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में आपने ये बात समझी होगी और पढ़ी भी होगी। क्लियर हो गई बात यहाँ पर? तो इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा वो क्या बनेगा? अपना टाइफाइड बनेगा। अब अगर अपन से पूछ लिए कि टाइफाइड किसके द्वारा होता है, तो आपको पता होना चाहिए बैक्टीरिया के द्वारा होता है। बैक्टीरिया का नाम बोलेंगे मेरे साथ कि साल्मोनेला टाइफी बैक्टीरिया का नाम है। अगर आपसे पूछ लिया कि इसमें से विषम कौन है, तो आप बता सकते हो कि टाइफाइड इसमें से विषम है। अगर आपसे पूछ लिया कि ये जिनके द्वारा होते हैं उसके हिसाब से इसको छाटो, तो इसका आंसर फिर एचआईवी बन जाएगा, क्योंकि सिफिलिस बैक्टीरिया से होता है, टाइफाइड बैक्टीरिया से होता है, गोनोरिया बैक्टीरिया से होता है, पर एचआईवी आपके वायरस से होता है। क्लियर हो गई? एक क्वेश्चन में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस को समझ लिया है। आगे बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा महिला जनन प्रणाली का हिस्सा नहीं है। तो आपको पता होना चाहिए कि जो मादा जनन अंग है, मादा जनन जो तंत्र है, उसके अंदर कितनी चीजें आती है। देखो, उसके अंदर फेलोपियन ट्यूब आती है, फेलोपियन ट्यूब को आप डिंबवाहिनी कहते हो, है ना। गर्भाशय उसके अंदर आएगा, योनि उसके अंदर आ जाएगी, तो देखो अंडाशय उसके अंदर आएगा। तो अब देखो क्या चीज नहीं आ सकती है, वो पूछ रहे हैं। अंडाशय तो पार्ट होता है, डिंबवाहिनी जो नलिकाएं ना के फेलोपियन ट्यूब जो है वो भी पार्ट होती है, गर्भाशय भी पार्ट होता है, पर शुक्रवाहिनी जो होती है वो पार्ट नहीं होती है। तो ये किसका पार्ट होती है? ये नर जनन तंत्र का पार्ट होती है। याद रह जाएगी ये वाली बात यहाँ पर। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे दिए गए पुरुष जनन तंत्र के आरेख का आपको अध्ययन करना है और गलत जानकारी वाली पंक्ति का चयन करना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है और क्वेश्चन बहुत बढ़िया आपको यहाँ पर दिया हुआ है। अब आपको देखना है कि देखो P, Q, R और S ये बता दिए, अब क्या हो सकते हैं उनकी बात कर लेते हैं। P का नाम दिया है भाई, P शुक्रवाहिनी है, ऐसा ये बताने की आपको कोशिश कर रहे हैं, और ये शुक्राणु परिवहन का काम करती है। तो हमने यही पढ़ा था कि जो नर जनन तंत्र होता है उसके अंदर शुक्रवाहिनियां होती है, और शुक्रवाहिनी आपका क्या काम करती है? शुक्राणु को ले जाने और लाने का कार्य करती है। बात तो बिल्कुल ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है ये तो करेक्ट है, आपको गलत वाला पहचानना है, ठीक है। क्यों शुक्राशय है? शुक्राणुओं को द्रव माध्यम प्रदान करना। अब आप जानते हो कि जो शुक्राणु होते हैं, स्पर्म्स जो होते हैं, ये तैर करके जाते हैं, और तैर करके जाने के लिए क्या चाहिए बेटा जी? इनको कोई माध्यम तो चाहिए ना, किसमें तैरेंगे ये, है ना। तो वो कौन दे रहा है इनको? वो आपको दे रहा है शुक्राशय। तो ये बात भी बिल्कुल सही है। चलो
आर मूत्र वाहिनी है और मूत्र वाहिनी क्या काम कर रही है? शुक्राणुओं के लिए एक मार्ग उत्पन्न कर रही है, ऐसा तो नहीं है। मूत्र वाहिनी शुक्राणुओं के लिए मार्ग उत्पन्न नहीं करती है, मूत्र वाहिनी तो मूत्र के लिए मार्ग उत्पन्न कर रही है। तो भाई ये तो रॉन्ग हो गया। और एस वृषण है, शुक्राणुओं का निर्माण यहाँ होता है, ये बात बिल्कुल सही है। क्वेश्चन में पूछा था कि गलत चीज बता दो, तो जो गलत है वही हमारा आंसर बन जाएगा, जो गलत है वही आंसर है। क्लियर है बात? यहाँ आगे बढ़े, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है भाई, ब्रेड पर धागेनुमा संरचना किस कवक का जाल है? ब्रेड पर जो धागेनुमा संरचना होती है वो किसकी वजह से होती है? तो भाई वो याद होना चाहिए, राइजोपस की वजह से वो होती है। नेक्स्ट बात कर रहे हैं, आवर्त बीजी के जननांग पौधे के किस भाग के अंदर होते हैं? बिल्कुल भूलना नहीं है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है। पुष्प जो होता है उसके अंदर ये होते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, अमीबा में जनन की विधि कौन सी है? अमीबा भाई साहब का जो जन्म होता है उसमें जो जनन की विधि है वो कौन सी है? विखंडन है, पुनरुद्भवन है, बीजाणु समासंग है और कलम है। तो बेटा बीजाणु समासंग जो होती है वो तो अपन ने देखा कि राई जो पस के अंदर होती है ना। कलम आप वो वाली चीज है कि आपने क्या करा कि जैसे गुलाब लिया है ना और गुलाब की वो काट दी अपने डंडी और दोबारा से लगा दी है, इस तरीके का। लेकिन पुनरुद्भवन अपन ने पढ़ ही लिया कि भाई पुनर्जनन की जो क्षमता होती है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। विखंडन ही एक ऑप्शन बचा है, तो विखंडन जो होता है वो अमीबा में होता है। अमीबा से रिलेटेड जितनी बातें हैं वो कर लेते हैं। अमीबा एक कोश के जीव होता है। अमीबा जो है वो सतह से भोजन को ग्रहण करता है, सतह पर ही भोजन जो है वो त्याग देता है, यानी अपशिष्ट जो है वो त्याग देगा, है ना। फिर और क्या हो सकता है कि सतह पे मतलब जो अमीबा होता है उसका आकार जो है वो फिक्स नहीं होता है, उसके अंदर एक केंद्रक होता है ना। वो अपनी जो कूटपाद होते हैं जो नकली में वो बना लेता है खाने को खाने के लिए, उससे वो क्या कर लेता है, उसको ग्रहण कर लेता है। तो अमीबा से रिलेटेड सारी बात पता चल गई। आपको ये पता है कि अमीबा विखंडन विधि के द्वारा जनन जो प्रक्रिया है वो पूरी करता है। नेक्स्ट, कालाजार का रोग कारक कौन सा है? मक्खी है, मच्छर है, लेसमानिया है या फिर कोई नहीं है? तो याद रखना है लेसमानिया है भाई साहब। कौन है? लेसमानिया है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बहुत बढ़िया सा कि लेसमानिया में जनन की विधि कौन सी है? तो लेसमानिया में जनन की विधि होती है बेटा जी द्विखंडन। कौन सी होती है? द्विखंडन। अब आपको पता है ये जो द्विखंडन हम पढ़ रहे हैं, हम विखंडन पढ़ रहे हैं, बहुखंडन हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, मुकुलन भी हम पढ़ेंगे, ये अलैंगिक जनन के अंदर होते हैं। भाई जनन दो प्रकार के हैं, जनन दो प्रकार के हैं। पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा अलैंगिक जनन होता है। और अलैंगिक जनन के अंदर ये सारी विधियां आ जाती है जिसमें आप बहुखंडन की बात कर रहे हो। हाइड्रा के अंदर मुकुलन होता है ना, मुकुलन जो है वो कौन करेगा? हाइड्रा कर लेता है यहाँ पर, ठीक है। अमीबा के अंदर क्या हो रहा है और आपके लेसमानिया के अंदर क्या हो रहा है? तो ये जितनी सारी विधियां हैं ये सब कौन सी विधियां हैं? ये सब विधियां हैं आपके अलैंगिक जनन की, असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की। अगर एग्जाम में आ गया तो कर आना है, ठीक है। चलो आगे बात कर लेते हैं। मलेरिया परजीवी का नाम क्या है? मक्खी, मच्छर, प्लाज्मोडियम और मधुमक्खी। तो ये तो आपको पता है कि प्लाज्मोडियम इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्लाज्मोडियम में जनन की विधि बता दो। प्लाज्मोडियम में लैंगिक जनन होता है? नहीं होता है, क्योंकि हमने अभी बात करी कि लैंगिक जनन तो नहीं हो रहा, अलैंगिक जनन की विधियां पढ़ रहे हैं। पुनरुद्भवन होता है, बहुखंडन होता है और परतन होता है। तो प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन होता है। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन आया था कि प्लाज्मोडियम जो होता है उसके अंदर जनन जो है वो किस तरीके से होता है। अभी तो पढ़ लिया था अभी अपन ने, ठीक है, कि वो सेल होती है, फिर वो पुट्टिका होती है, केंद्रक बार बार डिवाइड होता है, डॉटर सेल्स यहाँ पर बनती हैं। तो इसी के बारे में तो बात कर रहे थे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भ्रूण का रोपण जो है वो कहाँ होता है? योनि, अंडाशय, अंडवाहिनी और गर्भाशय के अंदर। तो पता होना चाहिए भाई साहब गर्भाशय के अंदर होता है, कोई अंडाशय यहां पर लिख करके नहीं आएगा। चले आगे, चलिए। स्पायरोगायरा शैवाल में जनन की विधि है। स्पायरोगायरा जो शैवाल होता है उसके अंदर जनन की विधि कौन सी होती है? खंडन होती है, मुकुलन होती है, आपका पुनरुद्भवन होती है और कोई नहीं होती है। तो मुकुलन नहीं हो सकती है, सिंपल लॉजिक है। पुनरुद्भवन नहीं होती है तो कौन सी हो गई? खंडन हो गई। कौन सी हो गई? खंडन हो गई, सिंपल बात है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। पत्ती द्वारा जनन होता है। पत्ती द्वारा जनन
कहाँ होता है? इसका एक ही एग्जाम्पल दिया हुआ है ब्रायोफिलम में। कहाँ होता है? ब्रायोफिलम में, जहां पत्ती से ही जनन प्रक्रिया संपन्न हो जाती है। नेक्स्ट 22 नंबर, पादपों में फल का निर्माण करता है। पादपों में परागकण, अंडाशय, बाह्य दल और दल कौन सा करता है भाई फल का निर्माण? तो फल का निर्माण करता है अंडाशय। कौन करता है? अंडाशय करता है। मानव में निषेचन स्थल है, कौन सा है? फेलोपियन नलिका, अंडाशय, गर्भाशय और शुक्राशय। भाई शुक्राशय तो बिल्कुल भी नहीं है। गर्भाशय वो जगह है जहां पर निषेचन होने के बाद की जो प्रक्रिया है वो पूरी की जाती है, यहीं पर भ्रूण का विकास होता है। अंडाशय या फिर फेलोपियन ट्यूब, तो बेटा फेलोपियन ट्यूब इज द करेक्ट आंसर। ओके, चलो नेक्स्ट, अब आ गए हैं हम फिल इन द ब्लैंक्स पर। कहां पर आ गए हैं? फिल इन द ब्लैंक्स पर हम आ गए। इससे रिलेटेड जितने एमसीक्यूज थे हमने सब वो देख लिए। चलो अब चलते फिल इन द ब्लैंक्स। कायिक प्रवर्धन का लाभ ये है कि इस प्रकार उत्पन्न सभी पौधे आनुवांशिक रूप से जनक पौधे के खालिस्तान होते हैं। 2023 का क्वेश्चन है। कैसे होते हैं भाई? कैसे होते हैं मैम? समान होते हैं। कैसे होते हैं? बिल्कुल से सेम यहां पर होते हैं। लेकिन जब आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करते हो तो वहां पर सेम नहीं होते हैं। ठीक है। बीज में भ्रूण होता है जो उपयुक्त परिस्थितियों में नवोद्भिद में विकसित हो जाता है। इसे आप क्या कहते हो? इसे आप अंकुरण कहते हो। क्या कहते हो? अंकुरण कहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं, शुक्राणुओं का मोचन खालिस्तान द्वारा होता है। शुक्राणुओं का मोचन किसके द्वारा होता है? इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में लिखा हुआ है। शुक्राणुओं का मोचन शुक्रजन मोचन द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? यहां पर लिख लेंगे हम, शुक्रजन मोचन। ठीक है, क्लियर है बात यहां? चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं। नेक्स्ट फिल इन द ब्लैंक हमको क्या दिया हुआ है? नेक्स्ट दिया हुआ है निषेचन की प्रक्रिया में संपन्न होती है। तो ये मैंने अभी आपको बताया है। अब आप मुझे इसको कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये अभी अभी जस्ट सॉल्व किया है हमने। निषेचन की प्रक्रिया कहां पर होती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट कर देना। चलो, भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्राप्त करने के लिए एक विशेष संरचना जो है वह उपस्थित होती है। उस संरचना को आप क्या कहते हो? इस संरचना को आप अपरा कहते हो। अब मैम ये अपरा क्या होती है? तो इस संरचना को आप एक और नाम से जानते हो जिसे हम कहते हैं प्लेसेंटा। क्या कहते हो आप? प्लेसेंटा कहते हो। ठीक है, अब ये क्या होती है मैम? देखो प्लेसेंटा ना एक टिश्यू होता है। इस टिश्यू के इससे कौन जुड़ी होती है? कॉर्ड जुड़ी हुई होती है ना, जिसे आप नाल भी कहते हो। अब क्या होता है कि माँ का जो रुधिर है उससे ही तो शिशु को सारी चीजें मिलेंगी, जो भी पोषक तत्व शिशु को चाहिए होता है, तो वो इस तरीके से इस टिश्यू के माध्यम से उनको मिलता है। तो इसीलिए लिखा कि भ्रूण को मां के रुधिर से पोषण प्राप्त करने के लिए एक विशेष संरचना होती है जिसे आप प्लेसेंटा या फिर अपरा कहते हो। समझ गए बात यहां? चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। सिफिलिस होने वाला लैंगिक संचरित रोग है। देखो समझ में आ गया। क्वेश्चन आपसे पूछा था सबसे शुरू में कि जो लैंगिक संचरित रोग नहीं है उसमें हमने टाइफाइड आंसर लिखा था, और देखो यहां पर रिक्त स्थान में पूछ लिया कि सिफिलिस होने वाला लैंगिक संचरित रोग है। यानी सिफिलिस जो होता है वो कैसी डिजीज है? वो आपके एसटीडी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज ये है। अब ये किससे होता है? सिफिलिस किससे होता है प्यारे बच्चों? ध्यान से समझेंगे इस बात को। सिफिलिस होता है आपके ट्रेपोनिमा पैलिडम से। किससे होता है? ट्रेपोनिमा पैलिडम। लिख लो इसको बढ़िया तरीके से, ट्रेपोनिमा पैलिडम। ओके जी, चलो बहुत बढ़िया। इससे हमें क्या हो सकता है? सिफिलिस हो सकता है। आगे बात करते हैं। गर्भधारण को रोकने के लिए गर्भाशय में स्थापित किया जाता है। आईयूडी को स्थापित किया जाता है। आईयूडी में आप यहां पर लिख सकते हो, आईयूडी में कौन होता है भाई? कॉपर टी जो है उसको यहां पर स्थापित किया जाता है। आईयूडी का मतलब होता है इंट्रा यूटेराइन डिवाइस। ये एक तरीके का गर्भ निरोधक है। कौन है गर्भ निरोधक? कॉपर टी है। इससे क्या नहीं हो पाता? इससे जो गर्भ धारण की क्षमता है वो खत्म हो जाती है उस समय के लिए जब ये आपके गर्भाशय के अंदर होता है। क्लियर है लॉजिक यहां? चलिए अब बात कर रहे हैं बढ़िया से क्वेश्चंस की, जो कि हैं वेरी शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन। 1 मार्क का क्वेश्चन है जो कि एग्जाम के अंदर पूछा जा सकता है। उभयलिंगीय पुष्पों का एक उदाहरण आपको देना है। 2025 में ये आपसे पूछ लिया था। उभयलिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है? जिसके अंदर नर जनन तंत्र भी उपस्थित हो जिसके अंदर मादा जनन तंत्र जो है वो भी उपस्थित हो, तो आप उसे उभयलिंगी कहेंगे। अब इसका एक एग्जाम्पल है बहुत सिंपल सा। आप गुलाब यहाँ
पर लिख सकते हो, आप सरसों यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये आप बढ़िया तरीके से लिख लेना, ठीक है। 2 जीवाणु जनित संक्रामक रोगों के आपको नाम लिखने हैं। 2024 में ये आपसे पूछा था, जीवाणु जनित की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं। आप कोई सा भी लिख सकते हो। अभी जैसे टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है, सिंपल बात है, जीवाणु जनित ही पूछे। हाँ, टाइफाइड जो है वो जीवाणु जनित रोग है। सिफिलिस जो है वो भी जीवाणु जनित रोग है, पर सिफिलिस जो होता है ना वो एसटीडी भी है, तो आप टाइफाइड लिख सकते हो। निमोनिया आप यहाँ पर लिख सकते हो। तो ये रहे इसके आंसर। नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुखंडन प्रदर्शित करने वाले एक जीव का आपको नाम लिखना है। 2023 में ये आपसे पूछा था। अब देखो, आपने पहले पढ़ा कि अलैंगिक जनन होता है, फिर आपने ये पढ़ लिया कि अलैंगिक जनन में कौन कौन से मेथड्स होते हैं, फिर आपने ये पढ़ लिया कि कौन सा जीव किस तरीके के जनन को करता है, और अब आपसे पूछ रहे हैं कि भाई ये जनन है लेकिन ये जीव कौन सा है। तो आपको आंसर दे देना है फटाफट से। प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है? बहुखंडन होता है। याद रखना है, भूलना नहीं है। प्लाज्मोडियम में क्या होता है? बोलो मेरे साथ, प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। गर्भ निरोधन की 2 विधियों पर आपको बात करनी है। 2024 में ये आपसे पूछ लिया था। तो गर्भ निरोधन की 2 विधियां कौन सी हो सकती है? एक होता है यांत्रिक अवरोध, एक होता है रासायनिक अवरोध। देखो क्या होता है, शुक्राणु और अंडाणु के मिलन को रोकना, शिशन को ढकने वाले कॉन्डोम्स या योनि में रखने वाली अनेक युक्तियों का उपयोग किया जाता है। देखो, सबसे पहले ये समझो कि गर्भधारण होता कैसे है। गर्भधारण होता है जब अंडाणु जो है वो शुक्राणु से मिल जाता है, तब जाकर के गर्भधारण जो है उसकी संभावना यहाँ उत्पन्न हो जाती है, गर्भधारण यहाँ हो जाता है। तो क्या करें, क्या करना उचित रहेगा? उचित ये रहेगा कि अगर हम जो है वो शुक्राणु और अंडाणु को मिलने ही ना दें, उनका संलयन हम होने ही ना दें। जब हम उनका संलयन नहीं होने देंगे तो क्या गर्भधारण कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, सिंपल बात है। तो हम क्या करें कि जब हम उनका संलयन नहीं होने दें तो उसके लिए क्या करें? या तो शिशन को कॉन्डम से कवर कर ले, या फिर ऐसी युक्तियों का प्रयोग करें जिसे योनि में रखा जा सकता है, तो वो यांत्रिक अवरोध के अंतर्गत आ जाएगा। अगर मैं रासायनिक अवरोध की बात करूं तो देखो, शरीर में हार्मोन संतुलन करने में जो परिवर्तन होता है, देखो अगर शरीर में आपके हार्मोन सही चल रहे हैं तो क्या होगा कि जो अंडाणु है वो बढ़िया तरीके से बनते चले जाएंगे, शुक्राणु जो है वो अच्छे तरीके से बनते जाएंगे। अब मैं क्या करूं कि अंडाणु जो है यानी अंडे जो है उन्हें बनने ही ना दो, सिंपल लॉजिक। तो देखो, शरीर में हार्मोन संतुलन के परिवर्तन से अंड का मोचन ही नहीं हो, सिंपल बात है। अतः निषेचन नहीं होगा, समझ गए बात? यहाँ जब निषेचन नहीं होगा तो किसी भी प्रकार से क्या होगा कि गर्भ का धारण नहीं हो पाएगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो? इसके लिए गोलियां हैं उपस्थित, उन्हें ले सकते हो, ठीक है। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप कुछ भी इस तरीके की चीज ले रहे हो तो आप अपने डॉक्टर से जरूर बात करके चीजों का उपयोग कीजिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, एक लिंगी पुष्प को परिभाषित करना है और इसके 2 उदाहरण आपको लिखने हैं। 2023 में ये आपसे पूछ लिया था, एक लिंगी पुष्प क्या होता है? जिसके अंदर एक ही लिंग उपस्थित हो। अब चाहे वो नर जनन तंत्र उपस्थित हो, चाहे मादा जनन तंत्र हो, या फिर हम यूं भी कह सकते हैं या तो पुंकेसर उपस्थित होगा या फिर स्त्री केसर उपस्थित होगा। दोनों में से केवल एक ही उपस्थित होना चाहिए, और जब दोनों में से केवल एक ही उपस्थित होगा आप उसे एक लिंगी पुष्प कहेंगे। अगर हम इसके एग्जाम्पल्स की बात करें तो पपीता और तरबूज इसके बहुत बढ़िया से एग्जाम्पल हैं। आप बेशक एग्जाम के अंदर लिख करके आ सकते हो। देखो, एग्जाम के अंदर ना कोई भी क्वेश्चन आपको छोड़ना तो है ही नहीं, ये सोचो ही मत कि आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना है। तो उस हिसाब से अपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना सीख जाओ कि भाई इतने घंटे का टाइम है और इतने घंटे में ये क्वेश्चन मेरे से हो जाना चाहिए। अब मान लो कि किसी क्वेश्चन का आंसर आपको नहीं आता, तो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितनी जानकारी आपको है वो सब आप उसके अंदर लिख सकते हैं। समझ गए बात? यहाँ आगे बात करते हैं। वर्तिकाग्र पर पराग कणों के अंकुरण का नामांकित चित्र आपको बनाना है। चित्र आप जानते हो कि बायोलॉजी के अंदर चित्र जो होते हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, पर हमसे जो है वो केमिस्ट्री में भी डायग्राम पूछ लिए गए थे। हमने जब केमिस्ट्री के 1 शॉट्स देखे थे तो उसके अंदर हर साल हमसे एक ना एक डायग्राम जरूर पूछा था। तो ऐसा कैसे पॉसिबल है कि बायोलॉजी में हमसे डायग्राम ना पूछे? इसलिए क्या करना है, एंड टाइम चल रहा है, आपको डायग्राम बनाने की प्रैक्टिस करनी है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे, डायग्राम बनते ही नंबर जो है वो आपको बढ़िया तरीके से मिल जाएंगे। ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है, आपको ये डायग्राम बनाने का अभ्यास जरूर कर लेना है, और बहुत सीधा सा डायग्राम है। समझ गए बात? यहाँ चलिए,
कौन मुकुलन विधि द्वारा नए जीव की उत्पत्ति करता है? अलैंगिक जनन की एक पार्ट है मुकुलन विधि। तो अभी हमने समझा था कि जो हाइड्रा होता है ना, हाइड्रा के अंदर मुकुलन विधि होती है। तो देखो हाइड्रा इसका एग्जाम्पल हो गया, किसका है? मुकुलन विधि का है। कुछ प्राणी जो पुनर्जनन करना चाहते हैं तो वो कैसे करेंगे? मुकुलन से करेंगे। मुकुलन में क्या होता है? देखो इस तरीके का जीव होता है और यहां से ये छोटी सी बर्ड जो है ना वो निकल जाती है। अब ये बर्ड धीरे धीरे बड़ी होगी और जैसे बड़ी हो जाएगी तो ये स्वतंत्र हो जाएगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी और फिर ये ग्रो करेगी। तो ये जो पूरी विधि कहलाती है मुकुलन कहलाती है। किस जीव में हो रही है? हाइड्रा के अंदर हो रही है। किसका पार्ट है? आपके अलैंगिक जनन का ये पार्ट है। आई होप बात समझ में आ रही होगी। कुछ भी ऊपर से नहीं जाना चाहिए, सब अंदर घुसना चाहिए। चलिए नेक्स्ट बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। निषेचन के फलस्वरूप किसका विकास होता है? निषेचन हो गया, सिंपल बात है मैम। निषेचन हो गया मतलब क्या हो गया कि भाई निषेचन का मतलब हो गया कि जो आपके स्पर्म्स थे वो ओव्यूम से मिल गए हैं, तभी तो निषेचन हो गया। जब आपका स्पर्म ओव्यूम से मिलता है उसे हम निषेचन कहते हैं, उसे हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। उसके बाद कौन बनता है मैम? उसके बाद तो जायगोट बन जाते हैं ना। उसके बाद क्या बनते हैं? जायगोट बनते हैं भाई। आपके नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। क्या बनेंगे? नर युग्मक और मादा युग्मक बनेंगे। उन्हें हम युग्मनज कहते हैं। और ये किसके अंदर होता है? जंतुओं में होता है। किसके अंदर होता है? जंतुओं में होता है। मैम अगर पौधों की बात करें तो देखो पौधों में निषेचन के बाद बीजांड बीज में और अंडाशय फल में विकसित होता है। अभी क्वेश्चन आया था कि फल जो है पौधों में वो कहां विकसित होता है? आंसर मिल गया, आंसर मिला कि अंडाशय में विकसित हो जाता है। अब बीजांड कहां होता है? बीज के अंदर होता है। तो याद रखना है, कैसे भी क्वेश्चन आ सकता है कि बीजांड कहां विकसित होता है? बीज के अंदर होता है। आपका अंडाशय के अंदर क्या विकसित होता है? फल विकसित होता है। अब निषेचन के बाद क्या बनेंगे? निषेचन के बाद जायगोट बन जाएंगे। और क्या कह देते हैं हम उन्हें कि भाई नर युग्मक मादा युग्मक जो है वो हम कह देते हैं। क्लियर है बात यहाँ? तो ये आपको जायगोट वाली जो टर्म है कि फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट बनते हैं, याद रखना है, कंफ्यूजन में नहीं आना है। ठीक है, कौन मिल रहे हैं? नर युग्मक और मादा युग्मक। कौन है? ओव्यूम और स्पर्म है। और युग्मक जो होता है ना गेमेट्स कहते हैं। ठीक है, डीएनए का क्या महत्व है? डीएनए का बहुत ज्यादा महत्व है। पहले समझो कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या है। डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। क्लियर हो गई बात? यह क्या काम करती है ये? भाई अगर आपको ये पता करना है कि मेरे पापा कौन है या मैं किसका बेटा या बेटी हूं तो कैसे पता करोगे? डीएनए से पता करोगे। डीएनए एक संरचना है जिसमें क्या होता है, जिसमें आपके सारे आनुवंशिक जो कोड होते हैं, सारी जो चीजें हैं यानी जानकारी जो है वो उसके अंदर होती है। तो देखो डीएनए आनुवंशिक जानकारी उपलब्ध कराता है। जीवन के विकास कार्य और प्रजनन के लिए क्या है? ये बहुत ज्यादा आवश्यक है। समझ गए बात यहाँ? ओके। शुक्राणु क्या होते हैं भाई? 1 मार्क में पूछ लिया कि शुक्राणु क्या होते हैं। स्पर्म्स के बारे में बात कर रहे हैं। शुक्राणु का क्या होते हैं तो समझो पहले कि शुक्राणु जो होते हैं उन्हें आप इंग्लिश में तो स्पर्म कहते हो। ठीक है मैम। कहाँ बनते हैं? नर जनन तंत्र में बनते हैं। कहाँ पर? नर जनन तंत्र में भी कहाँ बनते हैं? वृषण द्वारा इनका निर्माण होता है। शुक्राणु क्या काम करते हैं? शुक्राणु ही नर जनन तंत्र की जनन कोशिका कहलाती है। नर जनन तंत्र के अंदर जो जनन कोशिकाएं हैं, जो रिप्रोडक्टिव सेल है, उनका नाम क्या है? स्पर्म उनका नाम है। इस तरीके की स्ट्रक्चर होती है। शुक्राणु में पूंछ की बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। शुक्राणु में जो पूंछ होती है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्या करते हैं शुक्राणु तैर करके जाते हैं और ये जो पूंछ होती है ये उन्हें तैरने में सहायता प्रदान करती है। इस तरीके का शुक्राणु होता है। ये वाला इसका मध्य खंड होता है, ये सिर होता है, ये एक्रोसोम होता है। याद रह जाएगी बात यहाँ पर। अगर आपने किसी क्वेश्चन में डायग्राम बना दिया ना तो नंबर आना और भी पक्के हो जाते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, जीवाणु वो वायरस जनित यौन संचरित रोग के बारे में अपने को बात करनी है। ऐसे रोग बताओ जो जीवाणु से होते हैं पर वो एसटीडी होने चाहिए। ऐसे रोग बताओ जो वायरस से होते हैं और वो भी एसटीडी होने चाहिए। यानी कि आपको जो जीवाणु से होते हैं उन एसटीडी रोगों के नाम बताने हैं और जो वायरस से होते हैं उन रोगों के नाम बताने हैं। तो जीवाणु जनित यौन संचारित रोग कौन सा है? सिफिलिस और गोनोरिया है, हमने इसके बारे में बात करी थी। वायरस वाला रोग कौन सा है? एचआईवी है यानी एड्स है और हेपेटाइटिस है। और कौन सा है? हेपेटाइटिस है। तो 3 के बारे में आपको जानकारी थी। हेपेटाइटिस आपके लिए नया नाम था, अब याद रखना है ये वायरस जनित यौन संचरित रोग है। सिंपल लॉजिक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक
एकलिंगी और उभयलिंगी पुष्पों का एक एक आपको उदाहरण देना है। अभी अपन ने बात कर ली थी कि एकलिंगी जो होता है वो आपका कौन सा हो जाएगा, एकलिंगी की बात अभी हमने करी थी कि वो पपीता हो सकता है, तरबूज हो सकता है। उभयलिंगी में आपका सरसों आ सकता है, गुलाब आ सकता है। तो ये दोनों बातें आप लिख लेना। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पर। मानव में क्रमशः शुक्राणु तथा अंडाणु उत्पन्न करने वाले अंगों का नाम लिखिए। शुक्राणु कहां से उत्पन्न होते हैं, बहुत सारी बार समझा दिया, अभी अभी जस्ट हमने बात करी कि बताओ फटाफट से शुक्राणु कहां से उत्पन्न होते हैं। मुझे ये बच्चे सब जो है कमेंट करके बताएंगे कि शुक्राणु जो है वो कहां से उत्पन्न होते हैं। नर जनन तंत्र का हिस्सा है। अंडाणु कहां से उत्पन्न होते हैं, मादा जनन तंत्र का हिस्सा है। क्वेश्चन आप मुझे बताओगे। समझ गए बात, मैंने बहुत सारी बार ये डिस्कस कर लिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक जीव का नाम बताओ जो जनन करता है। एकाधिक विखंडन और द्विविखंडन। एकाधिक विखंडन, एक से अधिक बार विखंडन हो रहा है, और द्विविखंडन हो रहा है। एक से अधिक बार विखंडन किसके अंदर होता था, हमने तो बहुत सारी बार बात करी मैम कि एक से अधिक जो विखंडन होता है वो प्लाज्मोडियम के अंदर होता है। किसमें होता है, प्लाज्मोडियम में होता है। ये कौन सी विधि है मैम, ये अलैंगिक प्रजनन की विधि है। कौन सी है, अलैंगिक प्रजनन। तो अगर मैंने आपको पूछ लिया कि अलैंगिक जो प्रजनन है या अलैंगिक जो जनन होता है प्यारे बच्चों, उसकी कितनी विधियां होती है, तो क्या लिख करके आओगे कि मैम बहुत सारी विधियां होती हैं। सबसे पहले हम लिख करके आ जाएंगे कि उसके अंदर बहुखंडन विधि होती है, या एकाधिक विखंडन भी आप लिख सकते हो। आप उसके अंदर और क्या लिख सकते हो मैम, पुनरुद्भवन वाली भी उसी के अंदर होती है, कायिक जनन भी उसी के अंदर आ जाता है, विखंडन भी उसी के अंदर आ जाता है, द्विखंडन भी उसी के अंदर आ जाता है। ये सारी विधियां किसकी है, ये सारी विधियां अलैंगिक जनन की है, ठीक है। चलो, जिसमें एक जनन कोशिका कई पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। प्लाज्मोडियम बहुविभाजन द्वारा प्रजनन करता है। प्लाज्मोडियम से रिलेटेड जितनी जानकारी थी वो सब हमने यहाँ पर ले ली है। ओके जी, चलिए नेक्स्ट हम बात करेंगे किसके बारे में, इसी के ही नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, जो कि दिया हुआ है द्विविखंडन के बारे में, जो कि किसके अंदर होता है, अमीबा के अंदर ये होता है। अमीबा के अंदर क्या होता है कि आप जानते हो इसकी जो आकार है ये बिल्कुल फिक्स नहीं होता, इस तरीके का होता है। धीरे धीरे क्या होता है, ये कुछ इस तरीके से डिवाइड होना प्रारंभ कर देता है, ठीक है। ये यहाँ पर आ जाएगा, और एक ऐसी स्थिति आती है जब ये दोनों अलग अलग बन जाते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये इस तरीके से दो भागों में बढ़ जाता है। द्विविखंडन अलैंगिक प्रजनन का एक रूप है जिसमें जनन कोशिका या जनक कोशिका दो पुत्री कोशिकाओं में विभाजित हो जाती है। अमीबा और जीवाणु जैसे एक कोश के जीव क्या करते हैं, द्विविखंडन द्वारा प्रजनन करते हैं। इस तरीके से आप फटाफट से बना करके आ सकते हो, ठीक है। चले आगे, चलिए। लेशमेनिया में जनन प्लाज्मोडियम से किस प्रकार भिन्न है, जबकि दोनों एक कोश के जीव हैं। लेशमानिया जो है वो भी एक कोश के जीव है और प्लाज्मोडियम भी एक कोश के जीव है। लेशमानिया के अंदर तो बेटा जी द्विखंडन होता है। क्या होता है, द्विखंडन होता है। लेकिन प्लाज्मोडियम के अंदर क्या होता है, बहुखंडन होता है। बहुत सारी बार पढ़ लिया मैम, प्लाज्मोडियम तो हमने पढ़ लिया कि नहीं पढ़ा, बोलो फटाफट से, पढ़ लिया। अब लेशमानिया के अंदर द्विखंडन है और प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन है, तो आपस में भिन्न तो होंगे ही होंगे। लेशमानिया और प्लाज्मोडियम दोनों एक कोश के जीव हैं, लेकिन उनके प्रजनन के तरीके कैसे हैं, अलग अलग हैं। लेशमानिया और प्लाज्मोडियम के बीच जो मुख्य अंतर है वो कोशिका विभाजन का जो तरीका है वो है। लेशमानिया में तो द्विआधारी विखंडन होता है, बाइनरी फिजन जिसको हम कहते हैं। इस प्रक्रिया में जीव दो समान भागों में विभाजित हो जाता है, और ये विभाजन एक निश्चित तल पर होता है। ये निश्चित तल में होता है, समझ गए बात यहाँ, जिससे सुनिश्चित होता है कि प्रत्येक पुत्री कोशिका जो है वो फ्लैगेलम मौजूद रहे, यानी उसमें क्या हो, फ्लैगेलम जो है वो मौजूद रहे। अब ये क्या होता है कि कोशिका के एक छोर पर चाबुक जैसी जो संरचना है वो होनी चाहिए। अब आपको याद आ जाना चाहिए कि लेशमानिया जो है वो भाई साहब दिखते कैसे हैं, तो आप जानते हो लेशमानिया जो है वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और इस तरीके से एक संरचना जो है वो यहाँ से निकल रही होती है। प्लाज्मोडियम की अगर मैं बात करूं तो इसमें प्रजनन बहुविभाजन विधि द्वारा होता है, मल्टीपल फिजन्स यहां पर होते हैं। ये क्या होगा कि ध्यान से समझो, कोशिका जो है वो आपका जो केंद्रक है वो बहुत सारी बार विभाजित होता है, और उसकी वजह से क्या होता है, बहुत सारी जो डॉटर सेल्स है वो यहाँ पर आपको एक साथ मिल जाती है। कई पुत्री कोशिकाएं लिखा है यानी डॉटर सेल्स, समझ गए बात यहाँ पर, क्लियर है लॉजिक। चलो, यौवनारंभ प्यूबर्टी किसे कहते हैं भाई, समझाओ फटाफट से। एक मार्क का ये क्वेश्चन है कि ये जो यौवना
यौवना आरंभ है ये क्या होता है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। किशोर अवस्था में जीवों में जननांग परिपक्व होना प्रारंभ करते हैं, इस अवधि को ही आप क्या कहते हो? यौवना आरंभ कहते हो। जब आप टीनेज में आते हो तो धीरे धीरे क्या होते हैं, जो जननांग होते हैं, जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स होते हैं, वो परिपक्व होना स्टार्ट हो जाते हैं, हार्मोन जो है वो वहां से निकलने लगते हैं। तभी तो हम ये देखते हैं कि टीनेज में बहुत सारे चेंजेस जो है, विजिबल चेंजेस जो है, फिजिकल चेंजेस जो है, वो यहाँ पर नजर आते हैं, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। याद रह जाएगी बात यहाँ। नेक्स्ट बात करते हैं, केलस जो है वो किसे कहते हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तक संवर्धन में कोशिकाएं विभाजित होकर के छोटा समूह बनाती है, जिसे आप केलस कहते हो। उत्तक संवर्धन जब किया जाता है तो क्या होगा कि कोशिकाएं जो है वो विभाजित होंगी। अब जब वो विभाजित होंगी तो वो ग्रुप बनाएंगी और उस ग्रुप को आप केलस कहोगे। याद रह जाएगी बात यहाँ। चलो, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन के क्या कार्य हैं? लास्ट चैप्टर में भी हमने इसके बारे में बात करी थी और इस चैप्टर में भी कर रहे हैं। तो शुक्राणु उत्पादन को ये नियंत्रित करता है। नर में यौवना अवस्था के जो लक्षण है उनको ये नियंत्रित करता है। याद रह जाएगी बात यहाँ। चलिए, द्विखंडन किसे कहते हैं? उदाहरण आपको लिखना है। अब द्विखंडन पूछ लिया है, ऐसा जनन जिसमें जीव निर्धारित तल से दो भागों में विभाजित होता है, द्विखंडन कहलाता है। अमीबा और लेशमानिया के अंदर ये होता है। किसमें होता है? अमीबा और लेशमानिया में होता है। तो याद रखना है, पूछ लिया कि द्विखंडन किसके अंदर होता है? अमीबा में भी द्विखंडन होता है और लेशमानिया में भी द्विखंडन होता है। क्लियर है लॉजिक यहाँ। चलिए, अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं? अर्धसूत्री विभाजन किसे कहते हैं, इसका महत्व आपको लिखना है। तो कैसे कहेंगे भाई? जीवों की जनन कोशिकाओं में होने वाला विभाजन जिससे गुणसूत्रों की संख्या आधी हो जाती है, अर्धसूत्री विभाजन कहलाते हैं। नर और मादा युग्मकों के निर्माण में ऐसा ही तो होता है। ऐसा ही तो होता है कि नहीं होता है? बताओ फटाफट से। होता है। चलो, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्या होगा यदि स्त्रियों की फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दिया जाए? अगर आप स्त्रियों की फेलोपियन नलिका को अवरुद्ध कर दोगे तो फिर क्या नहीं हो पाएगा? निषेचन नहीं हो पाएगा ना, फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो ये रहा, निषेचन की जो क्रिया है वो नहीं हो पाएगी। क्लियर है बात यहाँ। चलिए, अब बात कर लेते हैं आपके शॉर्ट क्वेश्चंस की, जिनकी मार्किंग बन जाती है 2 मार्क की। कितने मार्क के आते हैं? 2 मार्क के आते हैं। तो देखो, ये 2024 का क्वेश्चन है। मानव के नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र बनाना है। अगर आपको मानव में जो नर जनन तंत्र है उसका नामांकित चित्र बनाना नहीं आता है तो आप किसका बना सकते हो? आप मादा जनन तंत्र का भी चित्र जो है वो यहाँ पर बना सकते हो। अब कैसे बनाएंगे मैम? तो भाई बिल्कुल इस तरीके से आपको बना करके आना है। जहां पर शुक्राशय आपको लिखना है, ये आपकी प्रोस्टेट ग्रंथि होती है, आपका मूत्राशय, शिश्न, मूत्र मार्ग, वृषण, वृषण को शुक्रवाहिनी और मूत्र नलिका। इस तरीके से आपको क्या करना है? बढ़िया सा डायग्राम बना के आना है। और अगर हम मादा की बात करें तो मादा में किस तरीके से आएगा? कुछ इस तरीके से आ जाएगा। क्लियर है बात यहाँ पर। ये आपका अंडाशय होता है, ये फेलोपियन ट्यूब होती है जिसे आप डिंबवाही या अंडवाहिनी कहते हो, ये आपका गर्भाशय होता है, ये ग्रीवा होती है और ये योनि होती है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यौवना आरंभ के समय मानव नर में होने वाले परिवर्तनों का आपको उल्लेख करना है। क्या क्या परिवर्तन हो सकते हैं नर के अंदर? नरों की जो आवाज है वो भारी हो जाती है, उनकी छाती का विकास हो जाता है ना, जो नर जननांग होते हैं वो विकसित होना प्रारंभ कर देते हैं, हार्मोन यहाँ पर सीक्रेशन हो जाता है, दाढ़ी मूछ आ जाती है ना। समझ गए बात? यहाँ पर अग्रेसिव हो जाते हैं वो। क्लियर है लॉजिक? अपने लुक्स को लेकर के बहुत ज्यादा कैसे हो जाते हैं कि मुझे इतना बंठन के जाना है, मुझे ऐसे रहना है ना। तो ये सारी चीजें कब होती है? प्यूबर्टी एज के अंदर होती है। कब होती है? प्यूबर्टी एज के अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 3 की बात कर रहे हैं। प्लाज्मोडियम में बहुखंडन को आपको समझाना है। बहुत सारी बार समझा दिया प्लाज्मोडियम के अंदर बहुखंडन कैसे होता है। अभी पहले थोड़ी देर पहले भी बताया था कि प्लाज्मोडियम होता है, फिर उसके अंदर क्या हो जाता है कि केंद्रक होता है, और केंद्रक बहुत सारी बार डिवाइड होता है, और जब बहुत सारी बार डिवाइड होता है तो मल्टीपल सेल्स बनते हैं जिसे आप डॉटर सेल्स कहते हो। याद रह जाएगी। पुत्री कोशिकाएं कहते हो आप। क्या कहते हो? पुत्री कोशिकाएं। ठीक है। चलो नेक्स्ट, तो ये आपकी पूरी डिटेल लिखी हुई है। देखो कैसे कि प्लाज्मोडियम जो कि एक प्रोटोजोआ परजीवी है कि जनन प्रक्रिया में बहुखंडन होता है, यानी बहुखंडन द्वारा ये अपनी जनन प्रक्रिया को संपूर्ण करते हैं। इस प्रक्रिया को कैसे समझेंगे कि केंद्रक का विभाजन प्लाज्मोडियम की जनन कोशिका का केंद्रक जो है वो बार बार
विभाजित होता है और पुत्री कोशिका का निर्माण करता है। कोशिका द्रव्य का विभाजन, इसके बाद क्या होगा कि कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा। जब कोशिका द्रव्य का विभाजन होगा तो प्रत्येक पुत्री केंद्र के चारों ओर क्या हो जाएंगे, ये अलग अलग हो जाएंगे, जिससे कि छोटी संतति कोशिकाएं यहाँ पर क्या होंगी, निर्मित हो जाएंगी। तो भाई अब ये बात क्लियर हो जानी चाहिए, अगर आप प्लाज्मोडियम से क्वेश्चन आ गया तो कोई गलत करके नहीं आएगा। ठीक है, समझ गए बात यहाँ पर। फिर आता है सबसे लास्ट में सिस्ट का टूटना, जो कि इंपॉर्टेंट है। प्रतिकूल परिस्थितियों में क्या होगा कि प्लाज्मोडियम के चारों ओर एक सुरक्षात्मक सिस्ट जो है उसका निर्माण हो जाएगा। जब परिस्थितियां अनुकूल होंगी तो सिस्ट टूटेगा और सभी संतति कोशिकाएं जो है वो बाहर निकल जाएंगी। बाहर भी तो निकलेंगी कोशिकाएं, बे कोशिका बंद तो गई, अब बाहर निकलेगी कब, जब सिस्ट आपकी ब्रेक हो जाएगी। लॉजिक क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में नर एवं मादा युग्मक की आपको परिभाषा यहां पर लिखनी है। इतना सिंपल क्वेश्चन है। जो देखो गतिशील जनन कोशिकाएं हैं वो नर युग्मक कहलाती हैं, और जिस जनन कोशिका में भोजन का संचय होता है वो मादा युग्मक कहलाता है। जो मोटाइल है, जो गतिशील है, वो आपका नर युग्मक होगा, और जिस युग्मक के अंदर, जिस कोशिका के अंदर भोजन का संचय होगा वो मादा युग्मक कहलाएगा। सिंपल बात है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ये है, अमीबा एवं लेशमानिया में द्विखंडन जनन का आपको चित्र बनाना है। यहां आपको विधि के बारे में बात नहीं करनी है, यहां आपको सिर्फ डायग्राम बनाना है। तो देखो अमीबा के अंदर तो कुछ इस तरीके से होता है, और लेशमानिया के अंदर देखो कुछ इस तरीके से होता है। जो डायग्राम मैंने आपको बना करके भी दिखाया था, एक तल पर हो रहा है और धीरे 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 ये कैसा हो जाएगा, ये अलग यहां से हो जाएंगी। क्लियर है बात, यहां पर समझ में आ गई चीजें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर का, उत्तक संवर्धन तकनीक क्या कहलाती है और इसका उपयोग बताना है। अभी हमने केलस के बारे में बात करी थी और उसमें हमने एक टर्म पढ़ी थी उत्तक संवर्धन। तो उत्तक संवर्धन कौन सी प्रक्रिया, ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें पादप के कायिक भाग से कृत्रिम तकनीक द्वारा प्रयोगशाला में नया पादप बनाया जाता है। पादप का जो कायिक भाग है ना, उससे ये काम किया जाता है, उसे आप उत्तक संवर्धन कहते हो। क्लियर है बात। यहाँ आगे बात करते हैं, प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन द्वारा जनन कैसे होता है। सबसे पहला क्वेश्चन 2025 में आया था कि जो पुनरुद्भवन है या पुनर्जनन जो है वो किसके अंदर होता है। हमने टिक भी किया था कि प्लेनेरिया के अंदर होता है। यहाँ पर उसकी डिटेल पूछ ली है आपसे, डायग्राम तो बनाना ही बनाना है, डिटेल भी बतानी है। प्लेनेरिया जैसे सरल प्राणियों को यदि कई टुकड़ों में काट दिया जाए तो प्रत्येक टुकड़ा क्या होगा, विकसित हो जाएगा, और जैसे ही प्रत्येक टुकड़ा विकसित होगा नया जीव बन जाएगा। यहाँ पर इसे आप क्या कहोगे, पुनरुद्भवन कहोगे। ये विशिष्ट कोशिकाओं द्वारा संपादित होता है। और देखो ये वाला प्लेन एरिया था, इसको हमने इस तरीके से डिवाइड कर दिया, इस भाग से इस तरीके से नया बन गया, बीच वाले से इस तरीके से और लास्ट वाले से इस तरीके से ये निर्मित हो गया। क्लियर है लॉजिक यहाँ। चलिए बहुत बढ़िया। स्वपरागण एवं परपरागण में अंतर आपको लिखना है, वेरी इंपॉर्टेंट। स्वपरागण और परपरागण में कैसे होता है, स्वपरागण तो किसी भी द्वारा हो जाएगा ना, कि उसको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो खुद से हो रहा है, पर परपरागण आपको कराना पड़ेगा। लॉजिक क्लियर है, समझ रहे हो बात। इसमें पराग कणों का स्थानांतरण उसी पुष्प की वृत्तिकाग्र पर हो जाता है, लेकिन परपरागण में क्या होगा कि एक पुष्प से दूसरी जगह स्थानांतरण होगा। अब ये स्थानांतरण किसके माध्यम से हो सकता है, हवा के माध्यम से, जल के माध्यम से, और किसी भी माध्यम से हो सकता है, कोई कीट पतंगों के माध्यम से भी ये हो सकता है। याद रह जाएगी बात यहाँ। चलिए, पुष्प की अनुदैर्ध्य काट का आपको नामांकित चित्र बनाना है। फिर से मैम डायग्राम आ गया है, हाँ जी बेटा जी, फिर से डायग्राम आ गया है। लास्ट हमारा क्वेश्चन जो था वो हमने लिखा ही नहीं, लास्ट हमारा जो क्वेश्चन चल रहा है उसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये इंपॉर्टेंट डायग्राम है, आपको कुछ इस तरीके से बनाना है। और देखो अगर आपसे पूछ लिया कि ये जो पुष्पों के अंदर मादा जनन तंत्र जो होता है उसका नाम क्या है, स्त्री केसर है, और उसके कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। वर्तिकाग्र होता है, वर्तिका होती है, और तीसरा होता है अंडाशय। अंडाशय में फल का निर्माण होता है, बीजांड में बीजों का निर्माण होता है, याद रखना है। ये कौन है, ये बाह्य दल है, दलपुंज, तंतु और परागकोश। अब पुंकेसर जो है वो नरजनन तंत्र है, नरजनन सिस्टम है पुष्प के अंदर, तो उसके 2 भाग है, परागकोश और तंतु। तंतु मतलब फिलामेंट जो इसको सहारा दे रहे हैं, ये परागकोश है ना, परागकोश को सहारा दे रहा कौन है, वो तंतु दे रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। यहाँ आगे बढ़ जाऊं, चलिए बहुत बढ़िया। गर्भ निरोधन की विभिन्न विधियों के आपको नाम लिखने हैं, तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है। यांत्रिक अवरोध कॉन्डम द्वारा, हार्मोन परिवर्तन गोलियों द्वारा, और शल्य क्रिया जिसमें लूप या कॉपर टीका आप उपयोग करते हो। क्लियर है। चलिए
लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखो। अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? बहुत सिंपल है, 4 मार्क का ये क्वेश्चन आ सकता है और अगर ये 4 मार्क में नहीं आया है प्यारे बच्चों, तो याद रखना कि 3 जो मार्क है ना उसके अंदर ये आ सकता है। अब ध्यान से समझ लो, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन में कौन से डिफरेंस लिख सकते हो आप कि भाई अलैंगिक जनन के तो बहुत सारे टाइप है ना, हमने पढ़े बहुखंडन आपने पढ़ लिया, फिर पुनरुद्भवन आपने पढ़ लिया, विखंडन आपने पढ़ा, विखंडन आपने पढ़ लिया, है ना। लेकिन क्या लैंगिक जनन के इतने प्रकार हैं? लैंगिक जनन के तो इतने कोई भी प्रकार नहीं है, सिंपल लॉजिक है। फिर हमने क्या समझा? फिर हमने समझा कि लैंगिक जनन के अंदर आपके नर जनन तंत्र होता है और मादा जनन तंत्र भी होता है, लेकिन आपका अलैंगिक जनन तंत्र में तो ऐसा कुछ था क्या? ऐसा कुछ नहीं था। पूछ रहे हैं लैंगिक जनन की अपेक्षा अलैंगिक जनन के क्या लाभ है? इससे विभिन्नता उत्पन्न होती है, क्योंकि आप जब अलैंगिक जनन करते हो तो आनुवांशिक रूप से बिल्कुल सेम चीज मिलती है, लेकिन जब लैंगिक जनन होता है तो सेम नहीं मिलती, उसमें विभिन्नताएं यहाँ पर उत्पन्न होती हैं। क्लियर है बात यहाँ पर? तो देखो, इस जनन में एक ही प्राणी भाग है, यानी एक ही प्राणी होता है, इसमें 2 प्राणी भाग होते हैं, नर जनन तंत्र और मादा जनन तंत्र। इसमें युग्मकों का निर्माण नहीं होता है, इसमें गेमेट्स जो हैं वो यहाँ पर बनते हैं, जाइगोट्स यहाँ पर बनते हैं। संतति आनुवांशिक रूप से जनक के बिल्कुल समान होती है, लेकिन यहाँ पर बिल्कुल भिन्न होती है। ये जनन उद्विकास में बाधक होता है, ये उद्विकास में बाधक नहीं होता है। ठीक है, क्लियर है बात यहाँ पर? इसको थोड़ा सा सही कर लेना, इसको इस तरीके से लिखा जाता है, यहाँ पर लिखा हुआ है ना उस तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट उदाहरण है अमीबा और हाइड्रा, इसमें पादप और जंतुओं को हम शामिल करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या दिया हुआ है? ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? क्या होता है जब अंड का निषेचन नहीं होता है? बढ़िया सा क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया सा। ऋतुस्राव या रजोधर्म किसे कहते हैं? यानी कि जब आपका पीरियड जो है वो यहाँ पर प्रारंभ हो जाता है तभी तो उसे आप ऋतुस्राव कहते हो। सिंपल बात है कि नहीं? ये तो पता है ना। यदि अंडवाहिनी में निषेचन की क्रिया नहीं होगी तो गर्भाशय की आंतरिक मोटी परत रक्त वाहिनियों के साथ टूट करके रक्तस्राव के रूप में बाहर निकलेगी, जिसे आप ऋतुस्राव कहते हो। इसकी अवधि 2 से 8 दिनों की होती है। तो वो जो दोनों क्वेश्चन है ना उसका आंसर एक ही है, किसी भी तरीके से आपसे पूछा जा सकता है और आपको इस तरीके से उसका आंसर लिख करके आना है। बहुत सिंपल बात है। एक क्वेश्चन आप और ऐड कर लो, यहाँ पर एक सिंपल सा क्वेश्चन है, आप यहाँ पर ऐड कर लो, अलैंगिक जनन के प्रकारों का वर्णन कीजिए। ये क्वेश्चन आप और ऐड कर लो, है ना। हमने इस क्वेश्चन को अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया, पर टुकड़ों में डिस्कस किया है, तो ये क्वेश्चन और ऐड कर लो। इस पर्टिकुलर चैप्टर से जितने क्वेश्चंस बन सकते थे ना साथियों, हमने वो सारे क्वेश्चंस की अच्छे से चर्चा कर ली, देख लिया कि उन्हें किस तरीके से लिख सकते हैं और किस किस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आप एक बहुत बढ़िया सा काम करो, इस लेक्चर को उन बच्चों तक शेयर कर दो जिन्होंने कुछ भी नहीं पढ़ा है, तो अगर वो इस लेक्चर को देख लेंगे ना, तो एग्जाम में अगर इस चैप्टर से क्वेश्चन आया तो आप छोड़ के नहीं आओगे, आप उसमें कुछ ना कुछ लिख करके जरूर आओगे। तो आशा करती हूँ कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी और इस वीडियो को देखने के बाद आपकी तैयारी और अच्छी हो गई होगी। तो अच्छे से पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, रिवीजन कीजिए बहुत बढ़िया तरीके से, और इंपॉर्टेंटली डायग्राम बनाने की जो प्रैक्टिस है ना लेबलिंग के साथ, वो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद, ऑल द बेस्ट।